हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और कल हमारा टॉपिक चल रहा था आदिकाल, और आदिकाल में हमने कुछ रासो ग्रंथ किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तीन पहले हमने रासो ग्रंथ है वो पहले पढ़ लिए थे। आज हमारा फोर्थ है खुमान रासो। खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। अगर आपसे लेखक पूछा जाए खुमान रासो के कौन है, तो कौन है? दलपति विजय। और रचना काल का टाइम पीरियड है 19वीं शताब्दी। ये 19वीं शताब्दी जो है, सॉरी 9वीं शताब्दी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या माना है? टाइम पीरियड 9वीं शताब्दी। फिर आगे है डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया ने इसका जो रचना काल है 17वीं शताब्दी माना है। क्यों माना है इन्होंने 17वीं शताब्दी? क्योंकि उस समय चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है जो मिलता है, इसलिए इन्होंने क्या माना है? 17वीं शताब्दी जो है इनका टाइम पीरियड माना है। फिर नेक्स्ट है ठाकुर शिव सिंह सेगर। इसे दलपति विजय की रचना नहीं मानकर इसे क्या माना है? एक अज्ञात नाम भाट कवि की रचना जो है इन्होंने माना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है विशेष तथ्य। इस रचना में कुल कितने छंद हैं? 5000 छंद है, जिनमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाए क्या कौन सा रस दिखाया गया है, तो वीर रस है जो दिखाया गया है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्त प्रति है जो वो कहाँ आपको मिलेगी? पूना संग्रहालय में सुरक्षित है, अब भी जाके देख सकते हो आज भी आप। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का जो है आपको वर्णन मिलेगा। फिर है आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल है जो 869 विक्रमी संवत से 893 तक का माना जाता है। इसके द्वारा कुल 24 युद्ध है जो वो किए गए। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। प्रथम खुमान, द्वितीय खुमान, तृतीय खुमान। फिर आगे है यह जो ग्रंथ है पूरा है जो वो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछा जाए इस ग्रंथ के बारे में कि कौन सी भाषा में लिखा है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे हमीर रासो। हमीर रासो के लेखक है वो है शाडेधर, और इसका रचना काल आपसे पूछा जाए तो 1357 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1414। फिर है इस रचना का जो मूल ग्रंथ है वो अभी तक अप्राप्त है, मतलब मिला ही नहीं। ठीक है, इसके जो कुछ तथ्य हैं वो किस में मिलते हैं हमें? प्राकृत पैंगलम में काव्य में कुछ छंद मिले हैं, उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अस्तित्व की कल्पना मानी है। फिर आगे है विद्याधर, शाडेधर, बब्बर एवं जज्जर। इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन है जो किस में मिलता है हमें? प्राकृत पैंगलम में। इसके संकलनकर्ता कौन है? प्राकृत पैंगलम के लक्ष्मीधर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत पैंगलम जो ये ग्रंथ है एक, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें रचनाएं हैं वो इसमें जो रचनाएं हैं वो किस किस की है? जो ये है विद्याधर की, शाडेधर की, बब्बर की और जज्जर की।
नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को षाडेदर द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। फिर है 4th नंबर पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का एक विकृत रूप माना है। उनके अनुसार यह शब्द किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, कि ये है जो नाम किसी पात्र का नहीं है, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर आगे है आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानता है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति कौन से ग्रंथ से मानी जाती है, तो ये है हमीर रासो। नेक्स्ट है 6 नंबर पे है हमारा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के लेखक है नरसिंह भाट और इनका रचना काल क्या है, 16वीं शताब्दी। सोलहवीं शताब्दी, जो कि मिश्र बंधु के अनुसार है, जो 1298 ईस्वी। यह जो ग्रंथ है मूलतः अपभ्रंश में रचित है। मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश में रचित ग्रंथ कौन सा है, तो विजयपाल रासो। अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है, क्योंकि ये मूलतः अपभ्रंश में लिखा हुआ है, तो हिंदी में स्थान देने के लिए उचित क्यों मानेंगे हम। इसमें केवल 42 छंद ही उपलब्ध है, इसमें केवल 42 छंद ही दिखाए गए हैं। इसमें विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पंग राजा का जो युद्ध का वर्णन है वो कौन से रासों में दिखाया गया है, तो विजयपाल रासों में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आगे आता है कि रास जो साहित्य है, रास जैन साहित्य, पहले हमने पढ़े थे रासो साहित्य, अब क्या है रास साहित्य। रास साहित्य के अंदर क्या आता है, जैन साहित्य। जैन साहित्य की जो मतलब कहाँ से शुरू हुआ, 12वीं से लेके 13वीं शताब्दी में ये जो शुरू हुआ, और जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य, यहाँ पे आएगा साहित्य, जो साहित्य रचा गया वही रास साहित्य कहलाता है। कि जो जैन कवि मुनियों ने मतलब जो साहित्य रचना अपना मतलब जैन का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, जैन साहित्य कहलाता है। फिर है ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए हैं, कि जैन जो कवि हुए उनके द्वारा ही जैन साहित्य रचा गया है। इनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति को क्या बोला जाता है, चरित नायक। कि जो व्यक्ति जैन धर्म से संबंध रखते हैं उनको क्या बोला जाता है, चरित नायक। इनके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव्य जैन पुराण को इन्होंने माना है। इस लेखन का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, धर्म निरूपण करना है। मतलब जैन साहित्य लिखने का मतलब क्या है, इनका मतलब अपने धर्म का विस्तार करना, धर्म का निरूपण करना। नेक्स्ट है अब देखो कहाँ से कहाँ तक है जो जैन धर्म का विस्तार हुआ। कि जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में किन्होंने, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया। किसके माध्यम से किया,
हिंदी कविता के माध्यम से किया उन्होंने। फिर है पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया हिंदी कविता के माध्यम से। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी क्षेत्र में किन्होंने प्रचार किया? सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी क्षेत्र में किन्होंने प्रचार किया, तो जैन साधुओं ने प्रचार किया हिंदी कविता के माध्यम से। अब है 6 नंबर पे, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। ये इनकी रचनाएं हैं। आचार शैली है जो आचार शैली जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फिर है फागु व चरित काव्य शैली में सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। आपको यही क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बोल्ड किए हैं। क्वेश्चन है जो आचार शैली में मतलब क्या दिखाया गया है, फागु और चरित शैली में क्या दिखाया गया है, इन्हीं से ही जो है वो आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है आगे रास शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब जो रास शब्द है वो कैसे बना, इसकी व्युत्पत्ति है जो वो कैसे है। रास जो शब्द है संस्कृत में अगर माना जाए तो वो किससे है? क्रीड़ा या नृत्य से। अगर संस्कृत की दृष्टि से इसे देखा जाए कि रास शब्द जो कैसे बना, वो है क्रीड़ा, मतलब क्या होता है? खेलना। नृत्य मतलब डांस करना, इससे संबंधित है। और फिर नाट्य शास्त्र मतलब नाटक के जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता मतलब विद्वान, मतलब जो बनाने वाले नाटक हो, वो कौन है? भरत मुनि ने रास शब्द है जो किससे माना है? क्रीडनीयक से माना है। फिर है अभिनव गुप्त ने रास शब्द किससे माना है? रूपक से माना है कि इससे उत्पत्ति हुई है जो रास शब्द की है। फिर है लोक जीवन में रास शब्द है जो वो किससे है? श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ मतलब इनके लिए ही बना है, उससे बोलते हैं रूढ़ शब्द। कि लोक जीवन में अगर रास शब्द आपसे पूछा जाए किसके लिए है, तो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जो है रूढ़ हो गया है। फिर है वात्स्यायन कामसूत्र है जो वात्स्यायन जो एक विद्वान है, इनकी रचना है कामसूत्र। के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया, मतलब जो रास है उन्होंने क्या माना है कि गायन से ये मतलब समावेश हो गया है। फिर है जैन साधुओं ने क्या माना है? रास को एक प्रभावशाली रचना शैली माना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैनों का क्या मानना है कि रास शब्द है जो वो किसके द्वारा बना है, तो इन्होंने क्या मानना है कि एक ये जो रचना शैली इन्होंने माना है। फिर है जैन मंदिरों में श्रावक लोग है जो रात्रि के समय जो ताल देकर रास करते हैं, मतलब रास रचाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भी रास रचाया था, उसी तरह मतलब रात्रि के समय ताल देकर तालियां बजाकर जो रास रचाते हैं, इन्होंने उसी से माना है कि रास शब्द की उत्पत्ति हुई है। किन्होंने माना है? जैन मंदिरों में। फिर नेक्स्ट है एक पॉइंट रह गया हमारा। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। फिर आगे है रास या जैन साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फर्स्ट है हमारी भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार का क्या नाम है? शालीभद्र सूरी। अब ये रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा कि भारतेश्वर बाहुबली जो रास है वो किसके द्वारा लिखी गई है। आपको 3-4 है जो राइटर दे दिए जाएंगे, स्थूलीभद्र की है, आस्कू कवि की है, मुंज कवि की है। तो आपको क्या ऑप्शन लगानी है? शालीभद्र सूरी। इन्होंने क्या किया?
जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अब आपको आ जाए कि रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है जो वो कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे, भारतेश्वर बाहुबली रास। फिर है इस रचना, इसकी रचना जो 1184 ईस्वी में की गई। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये जो लाइन है पहले भी आ चुकी है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फिर है कुल छंद कितने हैं, 205। एक सुंदर खंड काव्य। अब आएगा कि 205 छंदों में रचित खंड काव्य कौन सा है, भारतेश्वर बाहुबली रास। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, इस तरह से आपको है जो ऑप्शन दी जाएगी और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें दो भाइयों भारतेश्वर जो कि अयोध्या का राजा था और बाहुबली जो कि तक्षशिला का राजा था कि वीरता युद्धों आदि का इसमें है जो विस्तार किया गया कि बाहुबली भारतेश्वर बाहुबली जो रास है ये कि इसमें क्या दिखाया गया कि दो भाई है जो कि एक अयोध्या का राजा और दूसरा जो तक्षशिला का राजा, उसकी वीरता और युद्धों का वर्णन दिखाया गया है। फिर है इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्त और मोक्ष भाव का प्रतिपादन करना कवि का जो मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें 3 रस है, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता मिलती है। मतलब 3 रस जो इसमें है ज़्यादा यूज हुए। नेक्स्ट है पंच पांडव चरित। पंच पांडव चरित जो कि एक रचना है। फिर आगे है किसने लिखी है, शालिभद्र सूरी ने लिखी है। यह हिंदी परंपरा, यह हिंदी रास परंपरा की ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। अब पहले क्या था, मैंने करवाया था भारतेश्वर बाहुबली जो रास है वो क्या था, वो जैन परंपरा का था पूछा जाए तो। ये क्या है, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको कि हिंदी रास परंपरा का अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी रचना है तो वो है पंच पांडव चरित। अगर जैन की पूछी जाए प्रथम रचना तो वो है भारतेश्वर बाहुबली रास। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है और ये कितने सर्गों में है, 15 सर्गों में विभाजित है। इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। फिर आगे है बुद्धि रास। बुद्धि रास जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। फिर है चंदनबाला रास। चंद्रबाला रास है जो वो कवि आस्कू के द्वारा लिखा गया है। इस काव्य में चंदनबाला रास में इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जाहलौर में हुई थी। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। पहले क्या था, खंड काव्य, अब क्या आ गया, लघु खंड काव्य है। फिर है अब इसमें दिखाया क्या गया चंदनबाला रास में, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला, इसकी कथानायिका है। फिर क्या है इसमें करुण रस। अब करुण रस मतलब ज्यादा क्या है, इसमें वियोग दिखाया गया है। वियोग मतलब वो मतलब इमोशंस हो गया, मतलब वो मिल नहीं पाते आपस में, जैसे करुणा दिखाई गई है ज्यादा इसमें है। जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री और चंदनबाला रास है जो इसकी कथानिका है, चंदनबाला रास, और इसमें करुण रस ज्यादा दिखाया गया है। नेक्स्ट है जीव दया रास। ये कवि आस्कू के द्वारा लिखी गई है। फिर है स्थूलीभद्र रास, ये जीन धर्म सूर्य के द्वारा लिखी गई है।
स्थूलीभद्र रास आएगा यहाँ पे। स्थूलीभद्र रास जो कि जैन धर्म द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई। 1209 ईस्वी में इसकी रचना की गई। इसमें एक कोशा नामक वैश्य के पास भोग लिप्स रहने वाले, कौन रहने वाले? स्थूलीभद्र रास। ये जो एक कोशा नामक वैश्य है, इसके पास रहते थे भोग लिप्स रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद, मतलब कवियों ने इनको क्या दे दी? स्थूलीभद्र को जैन धर्म की दीक्षा दे दी। फिर इस दीक्षा देने के बाद इनको क्या बोला गया? मोक्ष का अधिकारी सिद्ध है जो इसको किया गया, कि जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद जो इसको है स्थूलीभद्र को क्या बोला गया? मोक्ष का अधिकारी है जो सिद्ध किया गया। फिर आगे है रेवतगिरी रास। रेवतगिरी रास जो किसके द्वारा लिखी गई है? विजयसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। फिर आगे है नेमिनाथ। नेमिनाथ किसके द्वारा लिखी गई है? सुमिति गनी के द्वारा। इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय, मतलब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मतलब वर्णन किया गया है, तो श्री कृष्ण का वर्णन है जो इसमें किया गया है। फिर इस आगे है 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ये कुछ अन्य रसों रचनाएं हैं। फर्स्ट है उपदेश रसायन रास। आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि ये जो रचनाएं हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है, बस इतना याद करना है, इसका मतलब डिटेल में नहीं जाना। फर्स्ट है उपदेश रसायन रास, ये किसकी लिखी हुई है? जीन दत्त सूरी की। फिर है केचुली रास, ये है प्रज्ञा तिलक की। फिर है कनकामर करकंड चरित रास। करकंड चरित रास ये किसकी लिखी हुई है? करकामर मुनि की। फिर है श्रावकाचार। श्रावकाचार का पहले भी नाम आ चुका है, जो कि हिंदी की मतलब पहली रचना मानी गई है। 933 ईस्वी में रचित है, जो कि किसके द्वारा रचित है? आचार्य देवसेन के द्वारा रचित है। फिर है दब साहब प्यास, ये भी आचार्य देवसेन के द्वारा लिखी हुई है। फिर है लघुन, लघु में आएगा यहाँ पे, लघु में ये किसके द्वारा लिखी हुई है? आचार्य देवसेन के द्वारा। फिर है दर्शन सार, ये भी आचार्य देवसेन के द्वारा लिखी हुई है। फिर आगे है मुंजरास। मुंजरास किसके द्वारा लिखी है? अज्ञात कवि के द्वारा लिखी है। फिर है आबूरास, आबूरास पलहन की लिखी हुई है। फिर है गया सुकुमार रास, ये है दहलन की। फिर है प्रबंध चिंतामणि, ये जैनाचार्य मेरुतंग की लिखी हुई है। फिर है श्री नेमिनाथ फागु, राजशेखर सूरी की लिखी हुई है। फिर है हरिचंद्र पुराण, जाखू मणियार की लिखी हुई है। फिर है कान्नड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ की। फिर है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, ये है विजयसेन सूरी की।
फिर आगे ये तीनों है जो एक जैसी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेमिनाथ चुपई, चुपई का मतलब चारपाई पे बैठा है। नेमिनाथ क्या कर रहा है, विनय कर रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहा है। विनय चंद्र सूरी, ऐसे याद करना है। फिर है नेमिनाथ चरेऊ, यहाँ पे यह आएगा, ऊ आएगा यहाँ पे। नेमिनाथ चरु, ये है हरिभद्र सूरी की। फिर है नेमिनाथ फागु, ये है राजशेखर सूरी की। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।